नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है बाल अपराध, चाइल्ड डेलिक्वेंसी। बाल अपराध होता क्या है? जब बच्चे गलत कार्य की तरफ लिप्त हो जाते हैं, उनकी आयु सीमा 18 वर्ष से कम होती है, तब उन्हें बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। बाल अपराध के पीछे कई कारण हो सकते हैं, उनको रोका भी जा सकता है, उनके रोकथाम के विभिन्न उपाय भी होते हैं। तो हम देखते हैं कि बाल अपराध जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे चोरी करना बाल अपराध है, बात बात पे झूठ बोलना बाल अपराध है, कई बार यौन उत्पीड़न करना बाल अपराधों की श्रेणी में आ जाता है। इस तरीके से रात को घर के बाहर लंबे समय तक घूमना, बिना मतलब घूमना, यह बाल अपराध आता है। सिगरेट पीना बाल अपराध, शराब पीना बाल अपराध। तो बाल अपराधों की श्रेणी अगर देखी जाए, बाल अपराधों को कैटेगरी वाइज करा जाए तो बहुत सारे बाल अपराध होते हैं। बाल अपराध वह अपराध होते हैं जो कि समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं होते हैं, जो बच्चों को नहीं करने चाहिए और बच्चे उन्हें करने के लिए लायक रहते हैं, उन्हें बाल अपराध कहते हैं। बाल अपराध करने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, उन्हें रोका भी जा सकता है। ये एक स्टेज ऐसी होती है, स्पेशली हम बात करते हैं किशोरावस्था की, तो पूर्व किशोरावस्था जो कि गर्ल्स में 13 से 17 वर्ष तक की आयु, 16 वर्ष तक की आयु में होती है, और बॉयज़ में 14 से 17 वर्ष की आयु में होती है। तो यह स्टेज ऐसी होती है जब बच्चे की आपराधिक प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बच्चे में ये स्टेज होती है जबकि हर जो विकास होता है वह हर विकास चरम सीमा पर होता है, विकास की दर इसमें सबसे हाईएस्ट होती है। चूंकि सबसे हाईएस्ट उस समय दर होती है, तो बाल अपराध की भी दर उस समय सबसे हाईएस्ट होती है। बच्चों में पॉजिटिव ख्याल तो आते ही हैं, परंतु नेगेटिव ख्याल भी बहुत समय तक आते रहते हैं। यदि नेगेटिव ख्याल को थोड़ा बहुत भी बढ़ावा मिलता है, इंक्रीमेंट मिल जाता है, कोई कारण बन जाता है, तो बच्चे बाल अपराध करने के लिए ललायित रहते हैं। एक बाल अपराध ये भी होता है कि क्लास में से टीचर पढ़ा रही है और बच्चे का बाहर चले जाना, एक बार चले जाना, किसी कारण से चला जाना, ये बात अलग होती है, परंतु बार बार स्कूल से भाग जाना, पढ़ाई से दूर जाना भी बाल अपराध की श्रेणी में आता है। इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं? बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, पहला है वातावरण, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, यदि किसी की जीन्स में, यदि किसी के क्रोमोसोम्स में ही आपराधिक प्रवृत्ति होती है, तो बच्चे का मन अपराध करने की तरफ अग्रसर हो जाता है। वंशानुक्रम का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। पीढ़ियों से यदि चोर हैं परिवार में, तो बच्चा की भी चोरी करने की प्रवृत्ति बढ़ती है या बन जाती है। यदि किसी परिवार में पीढ़ियों से किसी ने चोरी नहीं करी होती है या अपराध की प्रवृत्ति नहीं होती है उस परिवार में, तो बच्चे की आपराधिक प्रवृत्ति होती है वह बिल्कुल निम्न स्तर पर होती है। वहीं अगर पीढ़ियों से कोई आपराधिक प्रवृत्ति का होता है तो उसके अंदर बच्चे के अंदर भी आपराधिक प्रवृत्ति आ जाती है और वह बाल अपराध भी करने लगता है। नेक्स्ट है शारीरिक कारण। शारीरिक कारण में यदि कोई बच्चा किसी कारण से शारीरिक रूप से अपंग है, ठीक है, और उस बच्चे का बार बार मजाक बनाया जाता है, तो वह अपना क्रोध प्रदर्शित करना चाहता है। अब क्रोध प्रदर्शित करने के लिए या तो वो लड़े, ठीक है, जो कि वो अक्षम है क्योंकि उसमें किसी न किसी प्रकार का शारीरिक दोष है, उसको बार बार टीज किया जाता है, उसको बार बार परेशान किया जाता है, उसके ऊपर बार बार टीका टिप्पणी की जाती है कि आप शारीरिक रूप से अपंग हैं, ठीक है। अब चूंकि वो शारीरिक रूप से अपंग है, या तो बच्चा क्या करेगा, उसका जो क्रोध है जो उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो कैसे निकालेगा? नहीं, मैं शारीरिक रूप से अपंग हूँ, परंतु मैं यह कार्य कर सकता हूँ, और वह पॉजिटिव कार्य करने की जगह वह नेगेटिव कार्य की तरफ बढ़ जाता है, यानी वह अपराध की तरफ बढ़ने लग जाता है और वह अपराध करने लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है यदि किसी के ऊपर शारीरिक दोष है तो उसके ऊपर किसी भी तरह का अपने विचार व्यक्त ना करें, अब उसके ऊपर टीका टिप्पणी ना करी जाए, तो बच्चा या उसको मदद की जाए, उसकी हेल्प की जाए,
आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो बच्चा बाल अपराध की तरफ नहीं दौड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी शारीरिक दोष है और वो आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा है तो वो क्या होगा, बाल अपराध की तरफ दौड़ पड़ेगा, वो बाल अपराध करने लग जाएगा। तो शारीरिक कारण भी होता है बाल अपराध का। नेक्स्ट होता है पारिवारिक वातावरण, बहुत जरूरी होता है। वंशानुक्रम और वातावरण दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि बच्चे के व्यक्तित्व निखारने के लिए, बच्चे का करियर निभाने के लिए, बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट में, हर तरह के डेवलपमेंट के लिए वातावरण और वंशानुक्रम का गहरा प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि बच्चा जो होता है सबसे सर्वप्रथम किसे देखता है, परिवार के सदस्यों को देखता है, परिवार के सदस्यों का अनुकरण करना चाहता है, उनके साथ में ज़्यादा रहता है। तो परिवार का वातावरण जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से बच्चे का व्यक्तित्व होता है। अब यदि बच्चे को बार बार माता के पिता के द्वारा तिरस्कृत किया जाता है, उसकी अवहेलना की जाती है, बच्चे की आलोचना की जाती है, तो बच्चा उस आलोचना को प्रदर्शित नहीं कर पाता है कि मैं आई एम ऑल्सो गुड। तो बच्चा चूंकि इसको प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो वह अपराध की तरफ बढ़ जाता है। फिर वो चाहे छोटा अपराध हो या फिर कोई बड़ा अपराध हो। छोटे अपराध में जैसे छोटी छोटी बात, चोरी करना, कुछ घर से सामान निकाल लेना, पर्स में से पैसे निकाल लेना, इस तरह के अपराध वह करने लग जाता है। इससे उसको मानसिक संतुष्टि का अनुभव होने लग जाता है कि हाँ, मुझे तिरस्कार मिला तो मैंने पेरेंट्स के इसमें से पैसे निकाल लिए, और बच्चे को मानसिक संतुष्टि का अनुभव होने लग जाता है। यही बाल अपराध आगे चल के बड़े अपराधों की श्रेणी में आने लग जाते हैं, इसलिए उसको यही रोक देना चाहिए। तो पेरेंट्स का बच्चों के साथ में जो रिलेशन होता है वह अपराधों को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। जनरली पेरेंट्स का अगर रिलेशन अच्छा है, पेरेंट्स बच्चे को समझ सकते हैं, उसका तिरस्कार नहीं करते हैं, तो बच्चे का बाल अपराध नहीं होता है। नेक्स्ट है विश्रृंखलित परिवार। यदि परिवार टूटा हुआ है, पेरेंट्स अलग अलग रहते हैं, फादर अलग रहते हैं, मदर अलग रहते हैं, या परिवार में नित्य प्रतिदिन कलेश होते रहते हैं, पेरेंट्स के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है, तो बट ऑब्वियस अगर पेरेंट्स के बीच में रिलेशन नहीं है तो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में भी रिलेशंस अच्छे होना असंभव सी बात थी, बहुत मुश्किल बात होती है कि अगर, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक रिलेशन, पेरेंट्स के जो फादर मदर के जो मानसिक रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं उसका मानसिक असर पेरेंट्स से पड़ता है और उसका असर बच्चों पे डायरेक्टली पड़ता है। तो विसंकलित परिवार होते हैं, परिवार टूटे हुए होते हैं, परिवार बिखरे हुए होते हैं, जबरदस्ती समझ के साथ में रखा जाता है परिवारों को, तो निश्चित रूप से बच्चा बाल अपराध की तरफ बढ़ने लग जाता है, क्योंकि उसको यह अपराध करने में मानसिक शांति का, संतुष्टि का अनुभव होने लग जाता है, वह इस राह को चुन लेता है। परिवार में अनैतिकता, बट ऑब्वियसली बात है जब हम वंशानुक्रम की बात करते हैं कि यदि किसी के वंशों में अनैतिकता चली आ रही है, अपराध चले आ रहे हैं, तो बच्चा अपराध करेगा, तो परिवार का वातावरण उसके अंदर और एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना, कि वंशानुक्रम भी है और वातावरण भी है, तो दोनों मिलकर बच्चा निश्चित रूप से अपराधी बनता है। तो यदि वंशानुक्रम नहीं है और परिवार में अनैतिकता फैली हुई है, पेरेंट्स बार बार झूठ बोल रहे हैं, पेरेंट्स किसी अनैतिक कार्य करने से बच्चे को स्वयं नहीं रोक पा रहे हैं, तो बच्चे को किस तरीके से रोकेंगे। तो परिवार में यदि अनैतिकता है तो बच्चे का बाल अपराधी होना निश्चित होता है। सामाजिक वातावरण, जब हम सामाजिक वातावरण की बात करते हैं तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि बच्चे का संगी साथी कैसा है, बच्चे का पीयर ग्रुप कैसा है। बच्चे का यदि पीयर ग्रुप अच्छा है, इसीलिए पेरेंट्स देखते हैं कि आपका दोस्त कौन है, ठीक है। यदि बच्चे का पीयर ग्रुप अच्छा है तो बच्चा भी अच्छा बनता है। अगर बच्चे का पीयर ग्रुप खराब है तो उसको लेके साथ में लेके चलेगा। यदि वो चोरी करने जा रहा है, बच्चा को कहेंगे, एक बार मना करेगा, फिर वो दूसरी बार मना करेगा, तीसरी बार वो उसका पीयर ग्रुप का प्रेशर, संगी साथी का प्रेशर इस तरीके से रहेगा कि वो कहेगा तुम्हें मेरे साथ चलना है या तुम्हें मेरी दोस्ती तोड़नी है। तो बच्चा दोस्ती तोड़ने की बजाय उनके साथ में अपराध करने के लिए जाना पसंद करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कई बार होता है, स्पेशली हम देखते हैं हॉस्टल्स में या बच्चे कहीं बाहर जाके कोचिंग करते हैं तो उनका एक अलग से ग्रुप बन जाता है, ठीक है। अब ग्रुप बनने के बाद बच्चों की आदत पड़ चुकी होती है कि वो रात को पढ़ाई करते हैं, दिन में पढ़ाई करना उनके स्वभाव में नहीं होता, दिन में उनको सोना होता है। पता नहीं किसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, ये भी समझ में नहीं आता है, परंतु बच्चे इस तरीके से हरकतें करते हैं और ये सर्वत्र होता है। अब
एक बच्चा रात को 12 बजे तक पढ़ा, 1 बजे तक पढ़ा, फिर उसको रिफ्रेश चाहिए, वो चाहता है कि बाहर वो रिफ्रेश होना चाहता है, तो रिफ्रेश होने के लिए वो बाहर जाना चाहता है। बाहर जाने के लिए उसे कोई साथी चाहिए, वो अकेला बाहर नहीं जा सकता, वह अपने दोस्त को साथ में लेकर जाएगा। फिर ऐसा एक ग्रुप बन जाता है जो रात को 1-1:30 बजे करीब रात को घूमने जाते हैं। अब बच्चा जो है, ए बच्चा है, वह उस ग्रुप के साथ में नहीं जाना चाहता है, परंतु उसको रात को बैठ के पढ़ रहा है, वो उनके साथ में दिन भर खाना खा रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है वो अपने उन ग्रुप के साथ में कर रहा है, वो केवल रात को घूमने नहीं जाना चाहता है। तो जो वो रात को घूमने नहीं जाने जा रहा है, तो उसकी जो बाकी का जो पीयर ग्रुप है, 8-10 फ्रेंड्स का जो ग्रुप है, वो ये उस पर प्रेशर डालेगा, तुम्हें हमारे साथ चलना है, तुम्हें बिना मतलब रात को घूमने चलना पड़ेगा हमारे साथ में। क्यों? इसके पीछे कोई लॉजिकल कारण नहीं होता है, ठीक है। एक बार मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार मना किया, 5वीं बार बच्चे के पर इतना प्रेशर आ जाएगा पीयर ग्रुप का कि बच्चा रात को घूमना जाना चालू कर देता है। तो संगी साथी यदि सही है तो बच्चा भी अपराध की श्रेणी नहीं करेगा, संगी साथी यदि सही नहीं है तो बच्चा निश्चित रूप से अपराध करने लग जाता है। वह 1 बार 2 बार तक मना कर सकता है, फिर वह अपराध करने में उसे चाहे न चाहे वो उसके साथ में हो जाता है। नेक्स्ट आता है विद्यालय। विद्यालय एक बहुत अहम रोल प्ले करता है हर एक्टिविटी के लिए, चाहे वो विकास के लिए हो, किसी भी तरह का विकास के लिए बात करें, चाहे वह सामाजिकता को बढ़ावा देने के लिए हो, किसी भी तरह के विकास की बात कर रहे हैं, तब स्कूल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। परंतु क्या बाल अपराध को बढ़ाने के लिए भी स्कूल रोल प्ले करता है? बिल्कुल। स्कूल को चाहिए कि बच्चे को वह, क्योंकि उसके पास 7 से 8 घंटे रुकता है, तो वह बच्चे को पूरी तरह एंगेज करके रखे, बिजी करके रखे, पढ़ाई के अंदर, खेल कूद के अंदर, किसी भी एक्टिविटी के अंदर बिजी करके रखे, ताकि बच्चा उसे काम कर सके। अगर बच्चे ने स्कूल की एक्टिविटीज़ में रोल नहीं प्ले करा, बच्चा किसी भी तरह का नहीं काम में नहीं ले रहा है एक्टिविटीज़ को, या पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो बच्चा का दिमाग खाली है, ठीक है, बच्चा फ्री माइंडेड है। और ये कहावत बिल्कुल सही है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो उसके मन में कभी भी पॉजिटिव ख्याल नहीं आएंगे, क्योंकि वो फ्री है, उसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है, वो किशोरावस्था में है, वो फुल ऑफ एनर्जी है। क्योंकि वो फुल ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल फ्री है, तो उसके दिमाग किस तरफ जाएंगे? नेगेटिविटी की तरफ वह बढ़ता जाएगा, और वह कुछ ना कुछ नया करने की सोचेगा। नया कभी भी वह अच्छा करने की तरफ नहीं सोचेगा, वह नया अपराध करने की सोचेगा। तो अगर विद्यालय में बच्चा फ्री रहता है, जितना ज़्यादा फ्री रहेगा उतने ज़्यादा अपराध करने की उसकी चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती हैं। मनोवैज्ञानिक कारण, बच्चा किसी तरीके से यदि मनोवैज्ञानिक प्रेशर में है ना, अगर वो मानसिक रूप से कमज़ोर है, या बच्चे पे कहीं मानसिक रूप से साइकोलॉजिकली वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है अपने आप को, वो संवेगात्मक रूप से सेटिस्फाइड नहीं है। जब वो संवेगात्मक रूप से सेटिस्फाइड नहीं होता है बच्चा, तो उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक रूप से वो नॉर्मल नहीं होता है। और जब बच्चा मनोवैज्ञानिक रूप से नॉर्मल नहीं है, तो बच्चा हमेशा क्या करना चाहेगा? चोरी अपराधिक करना चाहेगा, गलत काम करना चाहेगा, अपराध करना चाहेगा। तो अगर मेंटली अगर आप शांत हैं, साइकोलॉजिकल यदि आप फिट हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं, तो आप कभी भी अपराध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नैतिक दृष्टि से गलत कार्य है। परंतु अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आपको गलत कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। बच्चों में एक ये बहुत बड़ा कारण होता है कि बच्चा यदि संवेगात्मक रूप से फिट है तो वह गलत कार्य नहीं करता है, और अगर वह संवेगात्मक रूप से फिट नहीं है तो वह गलत कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण बाल अपराध के लिए बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। आर्थिक कारण में होता है कि 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट तो आप बच्चा गरीब है, उसका परिवार का स्तर निम्न स्तर का है, तो और उसके सपने बहुत ऊंचे होते हैं, वह निम्न आर्थिक स्तर या उच्च आर्थिक स्तर की तरफ जाना चाहता है, और उसके पास समय कम होता है, वह जल्दी से जल्दी उच्च आर्थिक स्तर की तरफ बढ़ना चाहता है, अपने आप को उस तरफ ले जाना चाहता है। तो बच्चा क्या करता है? चोरी अपराधी करना चालू कर देता है, क्योंकि वह रास्ता, आपराधिक रास्ता जो होता है, वह रास्ता बहुत
छोटा होता है और उसे तुरंत पैसा मिल जाता है। तो आर्थिक कारण अपराध को बढ़ावा दे सकते हैं। अच्छा, ये नहीं देखा गया है, ये नहीं जानते हैं कि हम जो निम्न स्तर वाले हैं वही चोरी कर लेते हैं। ये भी देखा गया है आजकल स्टडी में कि जो उच्च आर्थिक स्तर वाले हैं उनके वो बच्चे भी केवल मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होने के कारण, मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्टि पाने के कारण चोरी अपराधी करना चालू कर देते हैं। दोषपूर्ण मनोरंजन, ये आजकल बहुत बड़ा पॉइंट होता जा रहा है, बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता जा रहा है कि बच्चे देखते क्या हैं। जो बच्चे देखते हैं उन्हें वैसा ही करना पसंद कर देते हैं। जितने भी सोशल मीडियाज आ रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि सोशल मीडियाज अच्छे हैं या बुरे हैं, ये एक डिबेट का अलग पॉइंट है, परंतु कई बार क्या होता है कि मनोरंजन के तौर पे हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, हम टीवी मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। ठीक है, मोबाइल और टीवी में जब आप देख रहे होते हैं तो थोड़े समय तक तो ठीक है, कुछ समय के पश्चात चाहे आप मोबाइल में गेम्स भी खेल रहे हो तो भी आपने नोट किया होगा कि जो मनोरंजन होता है वह मनोरंजन ना होके दोषपूर्ण मनोरंजन भी होता है। उसके अंदर ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे कि मनोरंजन दोषपूर्ण हो जाता है, और वो दोषपूर्ण मनोरंजन देखने के कारण हमारे मन में इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। जितने भी यौन अपराध होते हैं वो यौन अपराध का मेजर कारण क्या होता है, बच्चों का दोषपूर्ण मनोरंजन का देखना। बाल अपराध की श्रेणी की बात कर रहे हैं हम, उनका वो इतने तरह डेवलप नहीं होते हैं, उनका मनोवैज्ञानिक रूप से वह इतने समझदार नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं हुए होते हैं कि वो डिफ्रेंशिएट कर जाएं कि हाँ हमें ये देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। उनको जो दिखाया जा रहा है वह देख लेते हैं और देखने के बाद में उनकी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, और इच्छाएं जागृत होने के बाद में वह अपनी इच्छाओं का आपराधिक रूप देके उन्हें पूर्ण कर देते हैं। तो जितने भी सोशल मीडियाज हैं उसके ऊपर कुछ तरीके का, या बच्चे अगर देख रहे होते हैं तो पेरेंट्स की पैनी निगाह होनी चाहिए उसके ऊपर कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये तो हो गए कारण। क्या हम इनको रोक सकते हैं? बिल्कुल, जितने भी कारण हैं उसके पीछे ही निवारण भी है कि हाँ हम उनको रोक सकते हैं। जैसे वंशानुक्रम पे आप और हमारा किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। जो जीन्स आ रहे हैं बच्चे में वो आएंगे, परंतु हम बच्चे को अच्छा वातावरण देके उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। यदि मालूम पड़ जाता है कि ये वंशानुक्रम चलता आ रहा है जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति है और यह बच्चा अब आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ जाएगा, तो बच्चे को अच्छा वातावरण देके, मॉरल डेवलपमेंट करा के उसका जो आपराधिक प्रवृत्ति है वह रोक सकते हैं। बाल अपराध को रोकने के लिए पेरेंट्स, स्कूल, टीचर्स की अहम भूमिका रहती है, और समाज की भी अहम भूमिका रहती है। बच्चा यदि एक बार गलती करता है तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि उसके ऊपर इस तरह से दोषारोपण नहीं कर दें, उसकी बच्चे में मन में ये बैठ जाए कि हाँ गलती मेरी ही है, मुझसे ही अपराध हुआ है, और मैं मनोवैज्ञानिक रूप से वो असक्षम हो जाए इस बात को समझने की गलती इंसान से होती है, उसके वह और प्रवोक हो जाए कि मुझे अपराध और करना है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए होता है कि यदि बच्चा गलती से अपराध कर रहा है तो उसे अच्छा सा माहौल दिया जाए, वातावरण दिया जाए, उसे डांटने फटकारने की जगह उसे समझाइश की जाए। इसके ये नुकसान होते हैं, बाल अपराध के ये नुकसान होते हैं। अभी आपकी उम्र छोटी है, अगर आप अभी से ही अपराध करने लग जाएंगे तो इसके ये इस तरीके से नुकसान होंगे जो आपको आपके भविष्य के लिए कितना नुकसानदायक होता है। इस तरीके से बच्चे को समझाइश करनी चाहिए। यदि बच्चे को समझाइश की जाती है तो बच्चा बाल अपराधी नहीं बन पाता है। बच्चे में यदि कोई शारीरिक कारण से कोई कमी है तो बच्चे को कभी भी टोका टाकी नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर विपरीत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स को हमेशा ये भी चाहिए होता है कि वह इस बात पे निगाह रखें, पैनी निगाह रखें कि बच्चे के संगी साथी कैसे हैं।
बच्चे के यदि संगी साथी अच्छे हैं, बच्चे के संगी साथी सही हैं, तो नो डाउट बच्चा भी सही डायरेक्शन में जाएगा। और पेरेंट्स को यह भी चाहिए कि संगी साथी को भी यह समझाएं कि वह गलत कार्य ना करें। यदि स्टार्टिंग स्टेज होती है अपराध की और वहीं पे रोक लगानी है, तो ये पेरेंट्स की, समाज की और विद्यालय की ड्यूटी होती है कि उस समय रोक लगा दें। यदि परिवार में किसी तरह का वातावरण है जो कि बाल अपराध को बढ़ावा दे रहा है, तो ये परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होती है कि वह इसके ऊपर रोक लगाए, वह अंकुश लगाए स्वयं के ऊपर और परिवार के सदस्यों के ऊपर कि किसी भी पारिवारिक वातावरण का नेगेटिव असर जो होता है वह नेगेटिव असर बच्चों के ऊपर ना आए। उन्हें पेरेंट्स को चाहिए कि अगर वह इनके आपस में बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो वो आपस में बैठ के उन रिलेशंस को सुलझा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चे को इतना स्ट्रांग बना लेना चाहिए कि कोई भी कह दे कि आपको यह कार्य करना है, उसके लिए आपको इतना फ़ायदा हो सकता है या आपको मनोरंजन मिल सकता है, तो बच्चे को मनोवैज्ञानिक रूप से स्ट्रांग यदि बना दिया जाता है तो बच्चा कभी भी अपराध की दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाता है। बच्चे को हमेशा संवेगात्मकता रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से स्ट्रांग बनाना यह पेरेंट्स का और विद्यालय का कर्तव्य होता है। विद्यालय में इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि बच्चे के बाल अपराध का ग्राफ गिरे, यानी बाल अपराध की तरफ बच्चे ना बढ़े। बच्चे को हमेशा बिजी रखना चाहिए, फॉल्स अटेंडेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर इसको एक्टिविटी को दिया जाता है, करा जाता है बच्चे की एक्टिविटी को, अगर गलत एक्टिविटी बच्चा कर रहा है और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है कि ठीक है कर रहा है बच्चा है, हमें क्या, स्कूल कहते हैं बच्चा है, आज एक साल हमारे साथ है, अगले साल हमारे साथ निकल जाएगा। तो परंतु बच्चा समाज से तो जुड़ा हुआ है, स्कूल वालों को चाहिए, क्योंकि बच्चा समाज से जुड़ा हुआ है और बच्चा स्कूल समाज से जुड़ा हुआ है, तो बच्चा यदि कोई भी गलत कार्य कर रहा है तो उस पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए स्कूल को ये चाहिए कि वह बच्चे को फुल फ्लैश बिजी रखें। एक्टिविटीज़, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और वह एक्टिविटीज़ होती हैं अलग अलग तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में, प्रैक्टिकल वर्क्स में, बुक्स में इतना बिजी रखें कि बच्चे को दूसरे कार्य करने का समय नहीं मिले, दूसरे कार्य करने के लिए सोचने का समय नहीं मिले। जब बच्चा बिल्कुल बिजी है, बच्चे को किसी भी कार्य करने के सोचने का समय नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, सोचेगा ही नहीं, अब बच्चा अपराध की तरफ नहीं जाता है। आर्थिक कारण बच्चे के मन में ये बैठा देना चाहिए कि जितनी आपकी शक्ति है उतना ही पैसा खर्च करना चाहिए। यदि आपकी आर्थिक शक्ति लिमिट 100 रुपये है तो बच्चे को 90 रुपये ही खर्च करने हैं और उसी में ही उसका घर का खर्चा या बच्चे का खर्चा चलाना चाहिए। बच्चे को किसी भी तरह की ये बात नहीं बताना चाहिए कि आप यह भी खरीद सकते हैं, तो बच्चा क्या होगा, क्योंकि उसका आर्थिक स्तर तो है नहीं और वो अपने ज़्यादा खरीदना चाहता है, तो बच्चा अपराध की तरफ दौड़ता है ना। तो बच्चे के मन में यदि ये फिट कर दिया जाए कि जो आपका आर्थिक स्तर है, आपको उस आर्थिक स्तर के में ही रहना है, जितनी चादर है उतना ही आपको पैर पसारना है, तो बच्चे में आपराधिक गतिविधि कम होने की संभावना होती है। दोषपूर्ण मनोरंजन पर केवल क्योंकि हम सोशल मीडिया की तरफ कभी भी रोक नहीं लगा सकते हैं, तो दोषपूर्ण मनोरंजन पे बच्चों को हम दिखाएंगे, बच्चों को बार बार हम बताएंगे, बच्चों को हम सिखाएंगे कि आपका मनोरंजन इस तरीके का होना चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया हैं उसके ऊपर पेरेंट्स के कई बार टीवीज़ में और मोबाइल्स में इस तरह के आते हैं कि पेरेंट्स उसके ऊपर लॉक लगा सकते हैं, कई ऐप्स होते हैं उसके ऊपर, तो पेरेंट्स को उन ऐप्स के ऊपर रोक लगा देनी चाहिए, ताला लगा देना चाहिए कि बच्चे इस तरीके का मनोरंजन नहीं देखें। उसके साथ में सबसे बड़ी बात है
कि बच्चे को बाल अपराध रोकने के लिए बच्चे कोई काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल टाइम टाइम पे स्कूल में, घर में, समाज में बच्चे की काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में नैतिक शिक्षा का पाठ होता है। हर स्कूल के हर जितने भी बोर्ड्स होते हैं उसके करिकुलम में ये होता है कि बच्चे को नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाए। वो नैतिक शिक्षा क्यों पढ़ाई जाती है? वो नैतिक शिक्षा इसीलिए पढ़ाई जाती है कि बाल अपराधी समाज के अंदर कम होए। तो ये नैतिक शिक्षा का क्या तात्पर्य होता है? नैतिक शिक्षा का तात्पर्य होता है कि हम बच्चे की काउंसलिंग करते हैं। बच्चे की काउंसलिंग करके हम बच्चे को बार बार ये समझाते हैं कि आपको यह कार्य नहीं करना है। उसके दिल दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि यह कार्य गलत है, झूठ बोलना गलत बात है, चोरी करना गलत बात है, किसी से बात छुपाना गलत बात है, यौन अपराध जो है वह गलत बात है। इस तरह की बातें बच्चों के अंदर बैठा दी जाती है, दिमाग में सेट करा दी जाती है, बार बार उसके साथ में काउंसलिंग करके, बार बार बच्चे के साथ में बातचीत करके। ये आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि पेरेंट्स और बच्चा दोनों के पास आपस में एक दूसरे के साथ में विचार विमर्श का टाइम बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अभी जो कोविड-19 का दौर चला उसके अंदर ये देखा गया कि पेरेंट्स और बच्चों ने आपस में एक दूसरे से वार्तालाप की, तो उन्हें ये महसूस हुआ कि हाँ, जो हमारे अंदर के संवेग है वो निकल के आए और उन्होंने आपस में एक दूसरे को बहुत जाना पहचाना। तो ये बड़ा एक रिसर्च का टॉपिक है कि हमारे पास एक दूसरे के लिए भी समय नहीं है। हम किस लिए कार्य कर रहे हैं? एक दूसरे के लिए तो कार्य करना है। तो जितना समय एक दूसरे पे दिया जाता है उतना बाल अपराधी कम होते हैं। स्पेशली टीनेजर्स जो होती है उस समय बच्चे को पेरेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनको चाहिए होता है कि जो उनके मन में जो भावनाएं निकल के आ रही है, उनके जो संवेग निकल के आ रहे हैं, उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, उनकी जो जिज्ञासाएं आ रही होती हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत कर दिया जाए, उन प्रश्नों का उत्तर तरीके से दिया जाए। तो पेरेंट्स को ये चाहिए होता है कि आपस में एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करें, आपस में एक दूसरे के साथ में बातचीत करें। जितनी वार्तालाप होगी, जितनी बातचीत होगी आपस में, उतना ज़्यादा बाल अपराधी समाज के अंदर कम विकसित होते हैं। काउंसलिंग बच्चे को बार बार दी जाती है। बच्चा यदि अपराध कर जाता है, एक बार अपराध कर दे तो उसके ऊपर कभी भी संपूर्ण जीवन के लिए दोषारोपण नहीं कर देना चाहिए कि यह बाल अपराधी है। बच्चे को सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। बच्चे को सुधारने का अवसर कैसे दिया जाता है? बच्चे की काउंसलिंग करी जाती है, बच्चे के मन में जो व्याधि है उसके बारे में बातचीत की जाती है, उसे समझाया जाता है कि यह कार्य इस तरीके से होता था तो आप इस तरीके से कार्य कर सकते हैं। स्पेशली जब हम बात करते हैं बच्चे के अंदर यौन अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसका मुख्य कारण है अपूर्ण रूप से शिक्षा पूरी तरीके से नहीं मिल रही है। हम आज भी भारत में ये मानने जाते हैं कि हमें यौन शिक्षा के बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें हम मानते हैं कि हमें पर्दे में रखनी चाहिए, परंतु फादर को चाहिए कि वो अपने बेटे से, मदर को चाहिए कि वो अपनी बिटिया से बात करके इसके बारे में बच्चों को जानकारी दे कि हमारा सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी की डिमांड्स क्या होती है, हमारी सामाजिक डिमांड क्या होती है, और बॉडी की डिमांड और सामाजिक डिमांड जो होती है वो किस एज पे पूरी कर सकते हैं, किन रीति रिवाज के साथ में पूरी की जाती है जो कि समाज के द्वारा एक्सेप्टेड होती है। बाल अपराधी वही तो होते हैं जो वही कार्य करते हैं जो कि समाज के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। झूठ बोलना समाज के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है, चोरी करना समाज के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है, रात को बिना किसी कार्य के बाहर घूमना एक्सेप्टेड नहीं है, गैंग बना के एक दूसरे के साथ में मारपीट करना ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो जितने भी अनएक्सपेक्टेड कार्य होते हैं जो कि समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं होते हैं, उन कार्यों को रोकथाम लगाने के लिए बच्चे की परवरिश के ऊपर, बच्चे के विकास के ऊपर, बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास के ऊपर खास तौर से ध्यान देना चाहिए। और अगर समय पर ध्यान दिया जाए तो बाल अपराधी कम होते हैं।